नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चतुर्भुज। यानी आज का हमारा टॉपिक जो है चतुर्भुज से रिलेटेड है और ये चतुर्भुज क्या होता है या कितने प्रकार का होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। चतुर्भुज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि जो हमारे रेखागणित के टॉपिक हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट एक तरह से हैं। जैसे हमने बिंदु की बात की, बिंदु से हमारा रेखा बना, फिर रेखा से हमारा कोण बना, फिर कोण से हमारा त्रिभुज, अब हमारा चतुर्भुज बन रहा है। यानी हम चार लाइनों की जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे क्या चतुर्भुज का निर्माण होता है। जैसे हम मानते हैं हमारी कोई लाइन है, उसके बाद एक चार लाइनों की बात कर लेते हैं। यहाँ से जो हमारी आकृति बन रही है, ये वाली जो आकृति बन रही है, इसे चतुर्भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। मानते हैं P Q R S, चतुर्भुज। ध्यान देना पे, ये हमारा चतुर्भुज है A B C और D। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट, चतुर माने चार, भुज माने भुजाएं, यानी चार भुजाओं वाला। बात समझ में? ऐसा आकृति जो चार, जिसमें चार भुजाएं होती हैं, वह चार कोण होते हैं, उसे चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ में? चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और चार कोण भी होते हैं। बात समझ नहीं? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग हम देख लेते हैं यहाँ पे। यानी अंतः कोणों के लिए जो फार्मूला हमारा था वह था कि अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर n माइनस 2 इंटू 180 अंश। तो n जहाँ भुजाओं की संख्या थी तो भुजाएं हमारी कितनी है इसकी? चार। तो 4 माइनस 2 गुणे 180 अंश, यानी 2 गुणे 180 अंश बराबर कितना? 360 हो जा रहा है। यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 के बराबर होता है। बात समझ गए? अब हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बात करते हैं। चतुर्भुज मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। पहला वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा सम, चौथा समांतर, पांचवा समलंब, छठवां पतंग होता है। ठीक है। जो पतंग होता है वो भी दो तरह का होता है, एक उत्तल होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? अवतल होता है। तो हम एक एक टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, इनके एरिया के बारे में बात करेंगे, इनके परिमाप के बारे में बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है वर्ग, दूसरा हमारा होता है आयत, तीसरा हमारा होता है सम, चौथा हमारा होता है समांतर, पांचवा हमारा होता है समलंब, छठवां हमारा होता है पतंग। इसमें भी आपके दो तरह के होते हैं, एक हमारा उत्तल होता है और दूसरा हमारा अवतल होता है। बात समझा कि नहीं? तो ये हमारे 6 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो इनके बारे में आज जानते हैं क्या क्या होता है। पहले इनके बारे में जानते हैं। देखिए पहला हमारा वर्ग होता है। वर्ग होता है जैसे इसमें भुजाएं, चार भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं, चारों में अलग अलग कंडीशन बनता है। ऐसे इसमें जो हमारी आकृतियाँ, जो चतुर्भुज हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, चतुर्भुज में जो चार भुजाएं, चार कोण होते हैं, तो भुजाओं और कोणों के कंडीशन के हिसाब से इनको बांटा गया है। यानी इनके भुजाएं और कोण उसी के हिसाब से इसको बांटा गया है, 6 प्रकार में बांटा गया है। तो क्या कंडीशन बनता है? जैसे यदि इसमें जैसे कई कंडीशन बन सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे इसमें 4 कोण होते हैं, ठीक है, 4 कोण होते हैं, हो न चारों कोण आपस में बराबर हो, ठीक है। 4 भुजाएं होती तो हो नो आप चारों भुजाएं भी आपस में बराबर हो सकती हैं। तो एक कंडीशन बनते हैं। जैसे इसमें कई कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ध्यान देना पे, यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, पहला कंडीशन। दूसरा, जैसे कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तीसरा, जैसे कोई भुजा आपस में बराबर ही ना हो। बात समझ पे? और जैसे कोण की बात करें, जैसे प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। अगला कंडीशन, प्रत्येक कोण 90 अंश का न हो। तो इसी हिसाब से इसको बांटा गया है, ध्यान देना पे। तो इसमें क्या कॉमन फैक्टर, जैसे हम वर्ग की बात कर लेते हैं।
ध्यान देना यहाँ पे वर्ग की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आकृतियाँ बना रहे हैं। ये हमारा वर्ग है, ये हमारा वर्ग है, वर्ग है। नाम देते हैं PQR, PQR, यस। वर्ग के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक और हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जो चतुर्भुज हमारा होता है, इसमें एक टॉपिक और आता है। जैसे इसमें ये तो हमारी इसकी भुजाएं हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ये इसका भुजा हो गया, यह ऑलरेडी क्या हो गया इसका, ये ऑलरेडी इसका कोण हो गया, यानी पास में इसमें 4 भुजाएं और 4 कोण हो गए, ये तो समझ में आ गया। और इसके अंतः कोणों का एक 360 हो गया, ये भी बात समझ में आ गया। और इसके जो दो कोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे हमेशा क्या बोलते हैं, बीकड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीकड़ बोलते हैं। दो कोनों को मिलाने वाली रेखाखंड एक समय बीकड़ कहलाती है। बात सुना है, तो इसमें कितने 2 बीकड़ भी होते हैं, बात समझ गए ना यहाँ पे। तो इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं और 2 बीकड़ होते हैं, बात समझ गए। अब देखिए जैसे हम वर्ग की बात करते हैं, ये हमारा वर्ग मान लेते हैं कि हमारा वर्ग है, तो वर्ग में क्या कंडीशन होता है, तो इसमें क्या होता है, वर्ग की प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये हमारा वर्ग है, तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे हम A, B, C और D मान लेते हैं, तो चारों भुजाएं, ये भुजा हमेशा इसके और इसके बराबर है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, पहला कंडीशन। उसके बाद क्या होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश के बराबर होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 अंश के बराबर होता है। बस में पहला कंडीशन क्या, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। बीकड़ की बात करें तो बीकड़ भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बीकड़ AC और BD भी आपस में क्या होते हैं, यह बीकड़ हमेशा इससे क्या होता है, बराबर होता है। अगले कंडीशन की बात करते हैं, जो बीकड़ होते हैं वो एक दूसरे पर लंबवत भी होते हैं, बराबर के साथ साथ क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, 90 अंश का कोण यहाँ पर बनाते हैं। बस में नहीं, ध्यान देना यहाँ पे। तो वर्ग क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों कोण आपस में बराबर होते हैं, दोनों बीकड़ आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक बीकड़ एक दूसरे पर लंबवत भी होते हैं। बात में नहीं, तो ये है वर्ग की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वर्ग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं भाई कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश के बराबर होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग के अंदर क्या क्या कंडीशन बनते हैं, वर्ग के बीकड़ आपस में बराबर होते हैं, वो बीकड़ भी एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। बात में है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम अगले चतुर्भुज की बात करते हैं। अगला हमारा सम आयत, अगला हमारा आयत है, ठीक है। तो आयत की बात कर लेते हैं। आयत क्या होता है, इसका नाम देते हैं हम PQR और S। अब देखिए आयत में क्या होता है, ये हमारा आयत है। आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। इसमें कंडीशन ये होता है कि भाई आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उसके साथ एक टॉपिक और मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्ग होता है, जो आयत होते हैं, ठीक है, इनकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वे हमेशा एक दूसरे के समानांतर भी होती हैं। ध्यान देना यहाँ पे, क्या होती हैं, समानांतर भी होती हैं। बात में यहाँ पे अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो भुजा होती हैं, ये आयत की बात करता हूँ, तो आयत में आमने सामने भुजा हमेशा आपस में बराबर होती है, लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, ठीक। आयत और वर्ग में सिर्फ इतना ही अंतर है। और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या होता है, समकोण, यानी 90 अंश के बराबर होता है, 90 अंश के बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि हाँ 90 अंश के बराबर होता है। उसके बाद बीकड़ भी इसके क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसके बीकड़ भी क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं और बीकड़ भी आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान देना कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, केवल आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं। बात सुने, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश के बराबर होता है, उसे हम आयत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आयत और वर्ग में क्या अंतर है।
आयत और वर्ग में केवल एक अंतर है, ये अंतर है कि भाई आयत में क्या होता है कि इसके जो आमने सामने, आयत में केवल आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, केवल मूल अंतर इतना है। जो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं। ध्यान देना यहाँ पे, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आयत की केवल आमने सामने भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की भुजाएं आमने सामने जो भुजाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, इसमें भी समानांतर होता है। वर्ग के बीकर आपस में बराबर होते हैं, आयत के भी बीकर आपस में बराबर होते हैं। वर्ग का प्रत्येक बीकर एक दूसरे पर लंबवत होता है, तो आयत का भी प्रत्येक बीकर एक दूसरे पर लंबवत होता है। ठीक है, तो यही सब प्रॉपर्टी है। यानी कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं। बात में आ गई। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्या है, सम चतुर्भुज। ठीक है, सम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ए सम होता है। ठीक है, जैसे मैंने आयत की बात किया, वर्ग की बात किया, तो इसमें 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा होती है, 4 कोण इसमें भी होते हैं। चतुर्भुज की तो भाई प्रॉपर्टी ही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे हमने वर्ग की बात की, इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं, तो सम में भी चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अंतर क्या होता है इन दोनों में, मूल अंतर क्या होता है ध्यान देना पे, जो हमारे वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, सम की भी आपस में चारों भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की आमने सामने भुजा एक दूसरे के समानांतर होती है, तो सम के भी आमने सामने भुजा एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, वर्ग के प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर है, लेकिन सम के प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, यह मूल अंतर है। बात में ना, सम के प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, तो सम के भी विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी 90 अंश का कोण बनाते हैं। बात में नहीं, उस सम वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 अंश के बराबर होता है, तो सम का प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 अंश के बराबर नहीं होता, या तो 90 से कम होगा या फिर 90 से ज्यादा होगा। बात में नहीं, तो वर्ग और सम में मूल अंतर क्या है, ध्यान देना पे, वर्ग और सम में क्या मूल अंतर है, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, जबकि सम के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि सम का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। बात में पे, ये दो मूल अंतर है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की बात करें, समानांतर की बात कर लेते हैं। समानांतर क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज और आयत एक सेम प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मूल अंतर चेंजिंग होती है। देखिए इसमें क्या होता है, हमने आयत में क्या पढ़ा भाई, आयत की चारों भुजा आपस में बराबर तो होती नहीं, केवल आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं, और उसी तरह समानांतर में भी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, और आयत में क्या होता है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन समानांतर में प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, वो एक दूसरे के लंबवत भी होते हैं, ध्यान देना आप। लेकिन जो हमारा समानांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे के लंबवत नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत नहीं होते हैं, इधर कहीं लंब डालते हैं और ये क्या इधर कहीं लंब डालता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि एक दूसरे पर लंबवत पहली बात होते हैं, उसके साथ बराबर भी नहीं होते हैं। और यानी मूल अंतर क्या होता है ध्यान देना पे, आयत और समानांतर में क्या मूल अंतर होता है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि समानांतर का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, जबकि समानांतर के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, जबकि समानांतर के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते हैं। बात में नहीं लेकिन ध्यान देना यहाँ पे एक टॉपिक, यहाँ पे इसे हम इसमें क्या कॉमन फैक्टर है, जैसे चारों आकृति में क्या कॉमन, इसके सभी भुजाएं जो आमने सामने की भुजाएं हैं एक दूसरे के समानांतर हैं और बराबर भी हैं। जैसे ये भुजा इसके समानांतर है तो इसके बराबर भी है, ये इसके समानांतर है तो इसके बराबर भी है, ये इसके समानांतर है तो इसके बराबर भी है, ये भी इसके समांतर है तो इसके बराबर भी है, ये इसके समांतर तो बराबर भी है। सेम थिंग कंडीशन यहाँ पे भी ऐसा है कंडीशन पर, लेकिन आगे जो हम चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं समलंब, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, या तो छोटी होंगी या फिर बड़ा होगा। ठीक है, बात नहीं तो ध्यान देना एक बार यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। आयत के बारे में बात करते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, केवल आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण
नहीं होता है, ठीक, सॉरी प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है, उसे आयत कहते हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा आपस में बराबर होती है प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। सम की बात करते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, उसे हम सम कहते हैं। अब वो समानांतर की बात करते हैं तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजा आपस में बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, ठीक है। अब अगले कंडीशन की हम बात कर लेते हैं, समलम की बात कर लेते हैं। समलम हमारा कैसा होता है, देखिए समलम की आकृति, समलम का मतलब जैसे समान लंब डालता है। इसमें क्या होता है कि भुजाएं समानांतर तो होती हैं लेकिन इनमें बराबर नहीं होती हैं। अगर बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आयत या फिर वर्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आकृति हमारी जो होती है इसको हम समलम बोलते हैं। समलम में क्या होता है कि समलम में आमने सामने एक भुजा आपस में समलम में केवल दो भुजाएं केवल समांतर होती हैं, दो भुजाएं समांतर होती नहीं है, ठीक है। यानी दो भुजाएं समांतर होती है, जो समांतर भुजाएं होती है उसमें दोनों आपस में बराबर भी नहीं होती हैं। क्या होती है, एक छोटी एक बड़ी होती है, ठीक है। तो जो छोटी भुजा होती है बड़ी भुजा पे समान लंब डालती है, इसीलिए इसको हम समलम बोलते हैं, बात सुने। तो इसलिए इसमें दो तरह की आकृतियां देखने को मिलती है। एक ये दोहरा समलंब है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एकहरा समलंब है, बात सुने। तो यही समलंब की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए अगला हमारा पतंग की बात कर लेता हूं मैं। तो पतंग हमारा क्या होता है, पतंग के बारे में बात करते हैं। तो पतंग जो हमारा होता है, ध्यान देना पे, पतंग का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिससे जो पतंग के आकार का दिखता हो, ठीक है, पतंग के आकार, इसलिए इसको पतंग चतुर्भुज बोलते हैं। पतंग में क्या होता है कि पतंग के आकार दिखते हैं, इसमें दो तरह के चतुर्भुज हमारे आते हैं क्योंकि इसमें भी चार भुजाएं होती है, इसलिए इसको चतुर्भुज के अंतर्गत रखा गया है। तो पतंग में दो तरह के, एक उत्तल होता है, दूसरा अवतल होता है। उत्तल का मतलब जैसा आप लोग जानते हैं भाई, जो बीच में उभरा हुआ होता है, ठीक है, ध्यान देना पे, जो बीच में उभरा हुआ होता है उसे उत्तल बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। जो बीच में दबा हुआ होता है उसे हम अवतल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा पतंग चतुर्भुज जो बीच में उभरा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। और ऐसा चतुर्भुज जो बीच में, ऐसा पतंग चतुर्भुज जो बीच में दबा हुआ होता है उसे हम अवतल बोलते हैं। जैसे उत्तल की आकृति देख लीजिए, बीच में उभरा हुआ, ठीक है। तो इस तरह का जो चतुर्भुज हमारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पतंग चतुर्भुज तो बोलते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं, ठीक है। और जैसे बीच में जो दबा हुआ हमारा होता है, तो बीच में दबा तो होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना पे, इसे बीच में दबा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं, ठीक है। इसको भी चतुर्भुज के अंतर्गत रखा गया क्योंकि इसमें चार भुजा हैं, देखें, एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण हैं। एक कोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण है, ठीक, चार कोण है, चार भुजाएं हैं, ठीक है, इसलिए इसको चतुर्भुज के अंतर्गत रखा गया है। बात सुना पे, तो उम्मीद है आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा चतुर्भुज के बारे में। तो हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन था चतुर्भुज का, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे क्या क्या मूल अंतर होते हैं चतुर्भुज का, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग क्या होता है, वर्ग में ध्यान देना। यहाँ पे पहली बार चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं और दो विकर्ण होते हैं, ये जान लिए। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। क्यों होता है, मैंने बताया, n - 2 × 180 के माध्यम से, ठीक है। किसी भी बंद आकृति के अंतः कोणों का योग आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारा चतुर्भुज हमारा क्या होता है, चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। चतुर्भुज ने ऐसा चतुर्भुज का होता है, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। इसमें ये मुख्यतः 6 प्रकार के हमारे होते हैं, वर्ग होता है, आयत होता है, सम, समानांतर होता है, समलंब होता है और पतंग होता है। पतंग भी दो तरह के हमारे होते हैं, एक हमारा उत्तल, दूसरा हमारा क्या होता है, अवतल होता है। अब देखिए वर्ग के बारे में हम जानते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 अंश के बराबर होता है, ठीक है। यानी चारों भुजाएं इसके आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण समकोण 90 अंश के बराबर होता है। जो दो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत भी होते हैं और आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं। बात सुने पे, ये इसकी प्रॉपर्टी रही है, ठीक है। अब आयत की बात करते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके केवल आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है।
प्रत्येक कोण समकोण होता है, और जो विकर्ण होते हैं जो दोनों आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें और इनमें मूल अंतर क्या है? इनमें और इनमें मूल अंतर है कि भाई इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, इसकी केवल आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम आयत सम की बात कर लेते हैं। सम में हमारा क्या होता है कि सम में भी क्या होता है कि इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर नहीं होता है। अब विकर्ण की बात कर ले तो विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ विकर्ण आपस में बराबर थे, लेकिन यहाँ पे विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ कोण 90 अंश के बराबर थे दोनों में, लेकिन यहाँ पे कोण 90 अंश के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा चतुर्भुज इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर तो होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत तो होते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते हैं। भुजाएं कॉमन फैक्टर है, जो आपस में आमने सामने क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। बस अब समांतर चतुर्भुज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समानांतर भी होती हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत भी नहीं होते हैं। यहाँ पे विकर्ण लंबवत है, यहाँ पे भी लंबवत है, यहाँ पे भी लंबवत है, लेकिन यहाँ पे लंबवत नहीं होते हैं। बात में यहाँ पे अब देखिए इसमें क्या होता है, समलम की बात करते हैं यहाँ पे। समलम में क्या होता है कि जो आमने सामने भुजाएं, समलम में केवल दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर आपस में नहीं होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो छोटी भुजा होती है वो हमेशा बड़ी भुजा पे समान लंब डालती है, इसीलिए इसको समलम बोलते हैं। बात है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा पतंग चतुर्भुज होता है, पतंग चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जो पतंग के आकार का देखता है उसे पतंग चतुर्भुज बोलते हैं। पतंग चतुर्भुज दो तरह के होते हैं, एक हमारा उत्तल, दूसरा हमारा क्या अवतल होता है। ठीक है, उत्तल में क्या होता है कि ध्यान देना पे, उत्तल का मतलब ही होता है भाई बीच में उभरा हुआ। ठीक है, और अवतल का मतलब होता है बीच में दबा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल हो गया, हमारा अवतल हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए बात हम करते हैं वर्ग के बारे में। तो ये हमारा वर्ग है, ए बी सी और डी। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब बंद आकृतियाँ होती तो वहाँ पे एरिया भी आता है और पेरीमीटर भी आता है, परिमाप भी आता है। तो हम इसके परिमाप और क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो मैंने पहले आप लोगों को बता चुका कि इसे वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो यहाँ से इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर इसको हम ए मान लेते हैं तो ए भी हमारा ए होगा, और ए भी हमारा ए होगा, और ए भी हमारा ए होगा। ठीक है, तो वर्ग का जो परिमाप होगा, परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। क्या? चारों भुजाओं का योग। ठीक है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी डी प्लस डी ए। ठीक है, तो सब क्या ए हैं, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी हो जाएगा 4a। ठीक है, या कह सकते हैं परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, और क्षेत्रफल जो इसका होता है, क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर या भुजा का वर्ग। ठीक है, पहला कंडीशन यानी एरिया। ठीक है, या ए भी होता है
विकर्ण के फॉर्म में a बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है। ये यहाँ से होती है। और इसके परिभाषा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, आयत जो हमारा सेकंड टॉपिक है, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं। तो आयत के बारे में सारी बातें मैंने आप लोग को बता दिया है। अब इसके आमने सामने भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यानी अगर ए हमारी भुजा अगर हम ए मान ले तो ए भी हमारा क्या होगा, ए होगा। अगर इसको बी मानेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो परिमाप बनेगा, देखिए यहाँ पे आयत का जो परिमाप बनकर सामने आएगा वो हमारा ये आएगा भाई कि चारों भुजाओं का योग, भाई चारों भुजाओं का योग, क्योंकि कोई भी बंद आकृति होती है उसके सभी बाहरी भुजाओं के योग को उस आकृति का क्या परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b प्लस ए प्लस बी प्लस ए, यानी 2a प्लस 2b हो जाएगा। यानी परिमाप बराबर कर सकते हैं, परिमाप बराबर हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में a प्लस बी, या 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। बात सुना पे। अब देखिए इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा यानी एरिया हो जाएगा बराबर क्या, लंबाई, ठीक है, गुणे चौड़ाई होती है, या कह सकते हैं ए गुणे बी हो जाएगा। बात में कि नहीं। अब देखिए इसकी जो बिगड़ के फॉर्म में भी एरिया होती है, तो वहाँ बिगड़ के फॉर्म में जो हमारा एरिया हो जाएगा या ए बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है। ये विकर्ण के फॉर्म हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग बढ़िया से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, समचतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज की चारों भुजें आपस में बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। इसमें कंडीशन क्या होता है भाई, इसके आमने सामने भुजा एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज में बिगड़ आपस में बराबर नहीं होते हैं। बिगड़ जो आपस में बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। जब बिगड़ एक दूसरे पर लंबवत होते हैं उसके लिए कंडीशन होता है, जो वहाँ पे जो एरिया आप निकालते हैं, जब भी बिगड़ आपस में एक दूसरे पर लंबवत होंगे, चाहे वो आपका वर्ग हो गया, चाहे आपका आयत हो गया, चाहे आपका समचतुर्भुज हो गया, वहाँ पे जो फार्मूला एरिया का बन करके आती है हमेशा बिगड़ के जब एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तभी ऐसा बनता है, यानी 1/2 बिगड़ों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात उसके परिमाप की बात कर लेंगे। परिमाप जो हमारा इसका परिमाप होगा भाई, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो ये ए है तो ए भी ए हो जाएगा, और ए भी ए और ए भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से परिमाप एक तरह से क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यानी यहाँ से बन करके आएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी बन जाएगा, ठीक है। यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर हो जाएगा 4a हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 4 गुणे भुजा हो जाएगी, ठीक है। ये इसका परिमाप बन करके आएगा। और एरिया की बात कर ले, यानी क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे,
तो जो हमारा एरिया यहाँ से बन करके आएगा वह आएगा भाई 1/2 गुणे पहला विकर्ण, ठीक है, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने एक भुजा आपस में बराबर होती है तब प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। और इसमें भी कंडीशन क्या बनता है भाई, समांतर चतुर्भुज विकर्ण ना तो बराबर होते हैं, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं और ना ही एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो फार्मूला एरिया वाला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण वो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं लगा सकते हैं, इसको त्रिभुजों में तोड़ करके ऐड कर सकते हैं या फिर इसके लिए एक फार्मूला होता है आपको बताएंगे हम। तो यहाँ से इसका परिमाप क्या हो जाएगा, अगर हम देखिए इसको अगर ए मानेंगे तो ए हमारा ए हो जाएगा, ए मानते हमारा ए हो जाएगा, ए इसको बी मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ से परिमाप जो होगा, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग बराबर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, यानी हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बराबर 2a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 कोष्टक में a प्लस बी। बात में आगे जो जब विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लंबपात लेते हैं, यानी पहला लंबपात दूसरा लंबपात, यानी इसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो यहाँ से निकल कर सामने आएगा यानी एरिया जो हो जाएगी वह हो जाएगा 1/2 गुणे पहला विकर्ण, ठीक है, पहला विकर्ण कोष्टक में लंब पादों का योग, यानी 1/2 गुणे पहला विकर्ण कोष्टक में प्लस P2। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से। देखिए हमारा समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें छोटी भुजा हमेशा बड़ी भुजा पे समान लंब डालते हैं, ठीक है, इसलिए इसको समलंब बोलते हैं। जब 2 समान लंब डालते हैं इसको दोहरा समलंब बोलते हैं, जब 1 डालते हैं उसे क्या बोलते हैं, एकारा समलंब बोलते हैं। मान लेते हैं हमारी छोटी भुजा ए है, छोटी भुजा हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, बड़ी भुजा क्या मानते हैं, बी, इसके बीच की ऊंचाई अगर हम एच मान लेते हैं तो परिमाप की बात करते हैं। परिमाप सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है भाई, किसी भी बंद आकृति के चारों भुजाओं के योग को उस आकृति का परिमाप बोलते हैं, ठीक है। लाओ तो वैसे ही इसको निकालेंगे, कोई यहाँ पे कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं। अब जो एरिया की अगर बात करते हैं तो जो यहाँ पे एरिया यानी क्षेत्रफल निकल के सामने आता है, यानी एरिया जो हमारा बनता है वो हमारा 1/2, ठीक है, 1/2 गुणे ऊंचाई जो हमारे लंबवत गुणे ऊंचाई कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग, जो समांतर भुजाएं होती हैं इसका योग, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, यानी 1/2 गुणे एच गुणे कोष्टक में ए प्लस बी, ये फार्मूला बन करके आपके सामने आता है समलंब चतुर्भुज के लिए, ठीक है। वही ये हमारा 5वां है। और 6वें की बात कर ले हम, जो हमारा पतंग होता है, पतंग, ठीक है, सॉरी पतंग, ठीक है,
पतंग में हमारा एक उत्तल दूसरा अवतल होता है, ठीक है। तो ऐसा पतंग चतुर्भुज इसमें जो बीच में उभरा हुआ था उसे उत्तल बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, उत्तल होता है भाई, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, अवतल होता है। इसमें 4 भुजा 4 कोणे होते हैं, इसलिए इसको भी चतुर्भुज के अंदर रखा गया है। इसके परिमाप की बात करते हैं तो भाई चारों भुजा को योग कर लेंगे, इसलिए कोई फार्मूला है नहीं। दूसरी बात इसके एरिया की बात करेंगे तो इसकी एरिया निकालने से पहले ध्यान देना, इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। त्रिभुजों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। त्रिभुज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो वैसे यहाँ से निकालना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे इसको तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, या फिर ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। इसकी एरिया निकालने तो यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी इसको ऐसे तोड़ देंगे तो इधर इधर बन जाएगा। इसको तोड़ करके निकाल लेंगे और उसके बाद ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चतुर्भुज आज कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।